हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा लर्निंग टर्म सीरीज में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का है लेक्चर नंबर 2। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रैक्टिस द लैंड रिक्वायर्ड फॉर 132 केवी सब स्टेशन, 132 केवी के सब स्टेशन के लिए हमें कितनी जमीन की जरूरत पड़ती है, ये यहाँ पर पूछ रखा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 25 एकड़, बी दिया है आपका 10 एकड़, सी दिया है आपका 50 एकड़ और डी दिया है 5 एकड़। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर हमारा 132 केवी का कोई सब स्टेशन है, एक आपका ये कॉन्सेप्ट बेस्ड तो क्या कहेंगे, सीधे आपका यहाँ पर ये याद करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका 132 केवी का हमारा सब स्टेशन है, तो इसके लिए जो हमारे यहाँ पर बता रखा है, वो बता रखा है कि आपके पास 10 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। 10 एकड़ ज़मीन में आपका ये आपका सब स्टेशन यहाँ पर लगता है। ठीक है, और अगर इसके अलावा अगर अगले वाले आने वाले कॉलेज एग्जाम में पूछ दिया कि 220 केवी के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी लैंड की, तो 220 केवी जो हमारा सब स्टेशन है उसके लिए हमें यहाँ पर 25 एकड़ की ज़मीन की जरूरत पड़ेगी। 25 एकड़ यहाँ पर हमें लैंड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जो हमारा इससे भी हाई होता है, जो आपका 400 केवी है, 400 केवी का सब स्टेशन के लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली हमें 50 एकड़ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 50 एकड़। तो ये थोड़ा डेटाबेस क्वेश्चन है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर बी, 10 एकड़। ठीक है, बाकी हाई सब स्टेशन क्या होते हैं इनको थोड़ा आपको बता भी देते हैं। जो आपके हाई वोल्टेज सब स्टेशन, HV सब स्टेशन, ठीक है, ऐसा लीजिए सब स्टेशन। हाई वोल्टेज सब स्टेशन वो होते हैं जो आपके 11 केवी से लेकर, जिनकी आपकी वोल्टेज की रेटिंग 11 केवी से लेकर 66 केवी तक का होती है। ठीक है, 11,000 वोल्ट से लेकर जो 66,000 वोल्ट तक का होते हैं उनको हम बोलते हैं आपका हाई वोल्टेज सब स्टेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन, EHV सब स्टेशन। ठीक है, EHV क्या होते हैं, जो आपके कहाँ से कहाँ तक का होते हैं, 132 केवी से लेकर, एक मिनट, ये होते हैं आपके 132 केवी से लेकर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जिसकी बात करी गई है यहाँ पे, 132 केवी से लेकर आपके 400 केवी तक का। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इसके बाद हमारा आता है अल्ट्रा हाई वोल्टेज, UHV। तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज जो सब स्टेशन होते हैं वो आप क्या होते हैं, जिनकी आपकी वोल्टेज रेटिंग ग्रेटर देन 400 केवी होती है। ठीक है, 400 केवी, किलो वोल्ट केवी है। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया कि हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन की वोल्टेज रेटिंग क्या होती है। बाकी यहाँ पर 132 केवी का अगर है तो हमें कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, 220 है तो कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, और 400 केवी है तो कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है आपका, विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट सिस्टम फॉर अर्थिंग। देखिए सबसे कॉमन और सबसे बेस्ट कौन सा तरीका है हमारा अर्थिंग करने का। अर्थिंग क्या होता है, हमारे कोई भी आपके मेटल इक्विपमेंट है उसके थ्रू हम डायरेक्ट उसको ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला दिया है रॉड अर्थिंग, सेकंड दिया है प्लेट अर्थिंग, थर्ड दिया है वायर अर्थिंग और फोर्थ दिया है पाइप अर्थिंग। तो देखिए जो हमारा सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है आपका पाइप अर्थिंग, पाइप के थ्रू यहाँ पर अर्थिंग करना। ठीक है, तो पाइप अर्थिंग के फायदे क्या होते हैं ये हम लिख भी देता हूँ कि आपको क्या करता है, आपका ज़्यादा लीकेज करंट आपका अर्थ में फ्लो कराता है। मतलब क्या लिखूँ इसको, इट कैन इजिली, इट कैन फ्लो, इट कैन अर्थ मोर करंट लिखूँ, इट कैन अर्थ मोर लीकेज करंट, ऐसा लिखता हूँ, इट कैन अर्थ मोर लीकेज करंट। ठीक है, ज़्यादा लीकेज करंट इसके थ्रू अर्थ हो जाता है, इट कैन अर्थ मोर लीकेज करंट। ठीक है, और इसमें जो आपका ब्रेक कर, जो आपके पाइप है, पाइप का ब्रेक करने की कैपेसिटी भी बहुत कम होती है, ताकि पाइप ब्रेक ना हो। पाइप ब्रेकिंग बहुत कम होता है इसमें, जैसे बाकी सिस्टम में जैसे रॉड या प्लेट लगाते हैं तो इनके ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, तो इसके कारण हमारी अर्थिंग को इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर ब्रेकिंग बहुत कम होती है, मतलब पाइप टूटता नहीं है। ठीक है, बाकी जो हमारा साइज होता है ये आप याद कर लीजिएगा, ये 2-3 बार एग्जाम में आ रखा है कि साइज ऑफ पाइप अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें जो हम साइज यूज़ करते हैं पाइप का, उसका डायमीटर आता है, डायमीटर होता है हमारा 40 mm, 40 mm इसका डायमीटर होता है। इसको आप इंच में लिखोगे तो ये आपका होता है 1.5 इंच। ठीक है, और ये आप कितना लंबा होता है, और इसकी लेंथ होती है आपकी 2.5 मीटर से लेकर 3.25 मीटर तक का, मतलब 2.75 मीटर के आसपास। ठीक है, ये इतनी इसकी लेंथ होती है, इतनी लंबी। ठीक है, मतलब एक स्टेप से होता है। देखिए पाइप बना है, ये है हमारा पाइप। ठीक है, ये है यहाँ पर पाइप अर्थिंग का पाइप। देखिए पाइप अर्थिंग का ये जो डायमीटर बता रखा है, ये इसका जो डाया है वो हमारा डाया है आपका 40 mm या 1.5 इंच का ऐसा डाया है, और जो इसकी लेंथ है आपकी 2.75 मीटर, मतलब आपकी अप्रॉक्सीमेटली 9 फीट ये लंबा होता है नीचे की ओर को। ठीक है, ये इसके 2.75 मीटर एम।
ठीक है, ये होता है हमारा पाइप। तो देखिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर इससे आपका ज़मीन के अंदर ही डालते हैं, हम जहाँ पर इसका वो बनाते हैं गड्ढा, उसके बीच में देखिए हम क्या क्या फिल करते हैं। देखिए जैसे ये हमारा है अर्थिंग का जो हमने यहाँ पर गड्ढा बना रखा है, तो देखिए गड्ढे में हम लोग यहाँ पर लेयर बनाते हैं। देखिए जैसे पहली लेयर ये है, देन सेकेंड, देन थर्ड, ऐसे करके हम ऑल्टरनेट लेयर लगाते हैं। किसकी? हमारे चारकोल और यहाँ पर सॉल्ट की हम लोग यहाँ पर लेयर लगाते हैं। ठीक है, तो मैं इससे दिखाता हूँ आपको सॉल्ट को, ये ठीक है, डॉट डॉट करके ये हमारा सॉल्ट है जो ब्लू में दिखा रहा हूँ। ठीक, ऑल्टरनेट करके देखिए एक लेयर के बाद एक लेयर आती है, 10-10 किलो के बैग हम इसमें ऐसे फिक्स करते हैं। ठीक है, और देखिए ये बीच वाला जो मैंने रेड से दिखा दिया, ये आप चारकोल मान लीजिए, ये हमारा चारकोल है ऐसे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ऑल्टरनेट लेयर हम लोग इसके लगाते हैं। देन इसके बीच में हम लोग यहाँ पर पाइप को प्लेस करते हैं। ये जो हमारा पाइप है उसको हम प्लेस करते हैं, ये पाइप अर्थिंग को हम प्लेस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा कि जो हम यहाँ पर 10 किलो आपका चारकोल मतलब कोयला और 10 किलो नमक के हम ऑल्टरनेट लेयर लगाते हैं। जैसे पहले आपको सॉल्ट हो गया, देखिए पहले अगर हमारा सॉल्ट हो गया, ये हमारा सॉल्ट है, देन इसके बाद हमारा आएगा चारकोल। ठीक है, देन सॉल्ट, फिर चारकोल, ऐसे हम ऑल्टरनेट लेयर लगाते हैं, सॉल्ट चारकोल। ठीक है, और बाकी इसके बीच में हमारी रॉड होती है, मतलब ये पाइप होता है हमारा अर्थिंग पाइप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये पाइप अर्थिंग। अगला क्वेश्चन दिया है व्हाट डज द फिगर रिप्रेजेंट। जो यहाँ पर फिगर दिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला दिया है सिंगल सर्किट 2 कंडक्टर वायर टावर, सेकंड दिया है आपका 2 डबल कंडक्टर 2 ग्राउंड वायर, और आपका थर्ड दिया है आपका सिंगल एंड डबल सर्किट टावर विथ 1 ग्राउंड वायर, और फोर्थ दिया है HVDC बाइपोलर टावर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? देखिए हम इसको इसके लेंथ के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ मैं आपको अगले पेज में दिखाता हूँ हम लेंथ के हिसाब से कैसे क्लासिफाई करते हैं। देखिए अगर हमें दिया होगा 3 फेज, ठीक है, 3 फेज हमारा आपका सिंगल सर्किट है, 3 फेज सिंगल सर्किट। अगर हमारे पास 3 फेज सिंगल सर्किट और 2 ग्राउंड वायर टावर है, तो इसमें 2 ग्राउंड के वायर है, 2 ग्राउंड, ये याद कर लीजिएगा, ये डेटाबेस क्वेश्चन है, 2 ग्राउंड वायर टावर। ठीक है, अगर इस टाइप का टावर है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारी आपके टावर की हाइट होती है वो होती है आपकी 26 मीटर, टावर की ऊंचाई होती है 26 मीटर। ठीक है, यही अगर हमें यहाँ पर दिया है कि आपका 3 फेज दिया है, वो आपका 3 फेज सिंगल सर्किट बस, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 1 ग्राउंड, एक ही ग्राउंड कवर रखा है हमने, 1 ग्राउंड, तो उस टाइम कितनी हाइट होगी? उस टाइम हमारी हाइट हो जाती है 25 मीटर। ठीक है, तभी हमारी टावर की हाइट है 25 मीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें यहाँ पर डबल दिया है, डबल 3 फेज सिंगल 3 फेज मतलब 2 आपकी 3 फेज की लाइन है, डबल 3 फेज सिंगल सर्किट, सिंगल सर्किट जिसमें आपका एक ही ग्राउंड है, 1 ग्राउंड वायर, एक ग्राउंड वायर है, तो उसकी जो लेंथ होती है वो हमारी होती है 28 मीटर। ठीक है, और जो हमारी सबसे हाईएस्ट होती है आपकी लेंथ वो होती है आपकी HVDC बाइपोलर टावर की, HVDC बाइपोलर टावर। ठीक है, इसकी जो हमारी लेंथ होती है वो होती है हमारी 47 मीटर, 47 मीटर की इसकी ऊंचाई रहती है। ठीक है, तो ये डेटाबेस क्वेश्चन है, ये आप चारों पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमें लेंथ दिया है 47 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 47 मीटर हमारा ऊंचाई आपका खंबा है, मतलब टावर है। तो ये 47 मीटर सबसे हाई किसकी होती है? आपकी HVDC की। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? आंसर नंबर डी, HVDC बाइपोलर टावर। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था आपका सिंगल एंड डबल सर्किट टावर, अगर उसमें एक ग्राउंड है तो उसमें आपका 28 मीटर होगी, बाकी 2 का कंडक्टर विद 2 ग्राउंड वायर, और बाकी सिंगल कंडक्टर और 2 ग्राउंड वायर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगर सिंगल कंडक्टर 2 ग्राउंड वायर है तो 26 मीटर के आसपास इसमें लेंथ होती है। अगला देखते हैं, यह है आपका अ 2-वे स्विच टेक्निकली इज कॉल्ड एज। ठीक है, 2-वे स्विच को हम टेक्निकली क्या कहते हैं? तो देखिए हमारा 2-वे स्विच कैसे बनता है, आपने अगर देखा होगा तो देखिए इस टाइप से बनता है हमारा, मतलब इसको 2 तरीकों से रास्ते होते हैं जाने के। ये इसमें हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, मानो कोई भी हम टर्मिनल का नाम देते हैं, जैसे ये A दे दिया मैंने, ये B और ये C, ये हमारे 3 टर्मिनल है, और हमारा स्विच लगा रहता है ऐसे। ठीक है, ये है हमारा स्विच। तो क्या होता है हमारा स्विच यहाँ पर से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में घूम सकता है। देखिए मतलब ये पहले यहाँ है, देन इसके बाद ये यहाँ को भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारा स्विच यहाँ पर पहले आपको A से B भी कनेक्ट हो सकता है और A से C भी कनेक्ट हो सकता है। इसी को हम बोलते हैं आपका 2-वे स्विच। ठीक है, 2-वे स्विच का जो नाम होता है लिख देते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्या? 2-वे स्विच।
तो इसके बाद दो रास्ते हैं स्विचिंग करने के, ठीक है, एक आपका बी के थ्रू करेगा और एक आपका सी के थ्रू करेगा। तो हम इसको बोलते हैं एसपीडीटी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एसपीडीटी। एसपीडीटी स्विच, इसका फुल फॉर्म भी मैं आपको बताता हूँ। ये होता है सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है, लिख देता हूँ आपको, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप भूलना मत, ठीक है। क्या होता है आपका? सिंगल पोल, क्योंकि पोल एक है और लेकिन कहाँ की ओर जा रहा है, ये दो जगह के जा रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको डबल थ्रो। डबल थ्रो की स्पेलिंग THROW, THRO थ्रो इसी होती है, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए इसके अलावा हमारे पास ये DPST होता है, इसका भी फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में आ रखा है, शायद UPPCL में आ रखा है DPST का फुल फॉर्म। तो DPST का फुल फॉर्म होता है आपका, देखिए DPST का हो जाएगा डबल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका डबल पोल सिंगल थ्रो। ये हमारे स्विच का नाम है, डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर होता है कि जैसे आपको बना के दिखाता हूँ, तो इस टाइप से बनता है। ये देखिए यहाँ पर हमारे दो, एक पोल नहीं होता, जैसे यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर दो पोल होते हैं, ठीक है, और ये हमारे ऐसे का कनेक्ट रहते हैं, दोनों सेम टाइप से। ये देखिए ये है हमारे आपका डबल पोल सिंगल थ्रो, मतलब आपके दो पोल लगे हैं, जैसे ये आपका एक पोल है और ये एक पोल है, और एक साथ ही दोनों अगर खुलेंगे तो दोनों साथ ही खुलेंगे, और दोनों ओपन होंगे तो एक साथ ही ओपन होंगे या फिर क्लोज होंगे, ठीक है। ये होता है आपका DPST डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच। बाकी आपने SPST तो देखा ही है, ये हमारे घर वगैरह में होता है, मैं फिर भी इसको एक बार दिखा देता हूँ कैसे होता है आपका SPST। ये था हमारा SPST ना, देखिए SPST का फुल फॉर्म तो आप बता ही देंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है, मतलब जो हमारे घर में स्विच होते हैं सिंगल पोल सिंगल थ्रो, मतलब एक बार ऑन करेंगे या फिर ऑफ करेंगे, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ये हमारा स्विच होता है इसका, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारा स्विच है जैसे ये, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हमारा ये होता है स्विच, ठीक है, या फिर हम इसको ऑन ही कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं बस, ठीक है, ऐसे या ऑन या ऑफ। तो ये हमारा होता है सिंगल पोल आपका सिंगल थ्रो स्विच, तो इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, वोल्टेज अंडर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आर, मतलब जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है उसके अंदर कौन सी वोल्टेज आती है? 1 kV है उससे ऊपर के लिए, सेकंड दिया आपका 11 kV है उससे ऊपर, थर्ड दिया है आपका 132 kV है इसके ऊपर, फोर्थ दिया है आपका 33 kV या उसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, मैं इसका क्लासिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। डायग्राम टेढ़ा हो गया, लाइन मतलब। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी होती है हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं लो वोल्टेज को। देखिए हमारी जो लो वोल्टेज होती है, लो वोल्टेज वो होती है जो आपकी नॉर्मल 250 वोल्टेज सप्लाई होती है, 250 वोल्टेज को बोलते हैं आपको लो वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी मीडियम वोल्टेज, इसको मैं MV से नोट कर रहा हूँ। मीडियम वोल्टेज होती है आपकी 650 वोल्ट की सप्लाई, जहाँ पर 650 वोल्ट है सप्लाई वो होती है आपकी मीडियम वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज सप्लाई होती है 33 kV या उसके ऊपर की सप्लाई, 33 kV और अबव, ठीक है, उसके ऊपर की सप्लाई अबव, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है आपकी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में क्या आता है, इसमें आपका आता है 132 kV या इसके ऊपर की सप्लाई, ठीक है, ये हमारे आता है। इसका अल्ट्रा आता है, अल्ट्रा में आपका 400 kV के पार की सप्लाई आती है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, आपका 1 kV या उससे ऊपर नहीं, 11 kV या उससे ऊपर नहीं, 132 तो आपका अल्ट्रा में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर D, 33 kV है उसके ऊपर की सप्लाई की। देखिए ये हाई वोल्टेज क्या होता है, 33 kV है उसके ऊपर की सप्लाई को हम बोलते हैं आपका हाई वोल्टेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका द सप्लायर सेल प्रोवाइड एंड मेंटेन द कंज्यूमर यूज अ सुटेबल अर्थ टर्मिनल in accessible position at near to the point of commencement of supply। तो कौन सा आई रूल ने ऐसा बोला है, देखिए ये हमारे कौन से आई रूल ने बोला है, तो आपने थोड़ा आई रूल के बारे में पढ़ना होगा। तो आई रूल आपका 33, आई रूल 67, 61, 67 और आई रूल 68। तो देखिए ये हमारे चारों आपके अर्थ से रिलेट करते हैं, लेकिन जो हमारा आई रूल 33 है वो इसके बारे में आपको रिलेट करता है, जिसमें ये बताया गया है कि आपका जो वहाँ पर भी आपको सप्लायर है वो आपको प्रोवाइड करेगा एक अर्थिंग टर्मिनल, ठीक है, एक एक्सेसिबल पोजीशन पर। तो ये आप सिंपल से आप देखिए तो ये क्या होगा, ये आपका प्रोवाइड करेगा एक्सेसिबल पोजीशन ऑफ
एक्सेसिबल पोजीशन एट नियर पॉइंट ठीक है। ये हमें एक्सेसिबल पोजीशन करेगा नियर पॉइंट में किसकी, अर्थिंग की। ये हमारा अर्थिंग से रिलेटेड होता है, ये आपका आई रूल 33, ठीक है। बाकी आई रूल 67 आपको बताता है कनेक्शन ऑफ अर्थिंग की, हमने कौन सी अर्थिंग कर रखी है, वो उसका कनेक्शन किस टाइप से होगा वो हमें बताता है आई रूल 61। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइन सपोर्ट यूज्ड इन इज लिमिटेड बाय 80 मीटर स्पान, किसमें आपका 80 मीटर स्पान होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए स्पान क्या होता है, जैसे हमारे दो आपके खंबे हैं, उनके बीच में देखिए, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये मैंने दो टावर बना दिए हमारे, ये हमारे दो टावर है, दो टावर के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर को सस्पेंड करते हैं, मतलब ऐसे टांगते हैं, एक मिनट, उसको हम सस्पेंड करते हैं इस टाइप से, ये है हमारा कंडक्टर, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो मैंने इसे दिखा रखा है, ये है हमारा कंडक्टर, और ये हमारा क्या है, ये आपका सपोर्ट या जिसको पोल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सपोर्ट, देखिए यहाँ पर जो आपको टॉप मोस्ट डिस्टेंस होती है आपके पोल्स की, यहाँ से देखिए इनकी डिस्टेंस क्या है, ये ठीक है, ये आपकी टॉप मोस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। और इसका और जो कंडक्टर के बीच की जो आपके गैप है, ये ठीक है, ये जो गैप आ रहा है हम इसको बोलते हैं आपका सैग, ठीक है। ये होता है आपका सैग, मतलब कंडक्टर कितना यहाँ पर झुका हुआ है, तो आप देखो ग्रेविटी के कारण या अपने वेट के कारण उसको हम बोलते हैं सैग। मतलब ये तो आपकी, अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट होता तो ये वाली लाइन आ रही डॉटेड वाली, लेकिन सैग क्या होता है, सैग होता है आपका दो कंडक्टरों के नहीं, दो पोल्स के आपको जो टॉप मोस्ट पॉइंट से जो आपकी डिस्टेंस है वो माइनस जो आपका जो कंडक्टर का जो आपका ये आपका स्लोप आ रहा है उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको माइनस करते हैं, तो आता है सैग, ठीक है। ये आपका सैग होता है। और देखिए यहाँ पर हमें स्पान पूछे, स्पान क्या होता है, स्पान होता है आपका दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस, दो एडजेसेंट पोल्स के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं स्पान, मतलब दो खंभे कितने दूर दूर है इसको हम बोलते हैं स्पान लेंथ, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए हम लोग जनरली हमारे पास हम लोग यहाँ पर तीन टाइप के पोल यूज करते हैं, एक हमारे स्टील पोल होते हैं, एक वुडन पोल होते हैं, और एक हमारे आरसीसी पोल होते हैं, जो आपने दिए इसमें वुडन लैटिस, ये स्टील तो टावर होते हैं। देखिए ये पोल नहीं है, ये टावर है, टावर आपके ट्रांसमिशन के पर्पस में काम आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी HVDC वाला दिखा था वो था टावर, पोल आपके इस टाइप से होते हैं। बाकी स्टील और यहाँ पर आरसीसी, तो इनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं बढ़ता हूँ आपका स्टील पोल के बारे में, ठीक है। स्टील पोल क्या होता है, स्टील पोल, ठीक है। स्टील पोल जो होता है ये हमारा अप टू 33 kV तक का यूज होता है। कहाँ तक का, इसकी जो वोल्टेज होगी रेटिंग होगी आपकी 33 kV, मतलब 33,000 वोल्ट तक का ये आपका यूज होता है। और आपका लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के काम आता है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए पोल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन के काम आते हैं, और आपके टावर जो है वो ट्रांसमिशन के काम आते हैं, ठीक है। बाकी ये क्या होता है, ये हमारा लाइट वेट होता है, लाइट वेट हमारा होता है। और साथ साथ इसकी जो आपकी लाइफ है, खंबे की लाइफ वो आपकी ज़्यादा होती है, और आपकी स्ट्रेंथ हायर होती है। कैसे लिखो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ लिख देता हूँ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है हमारी इसकी हाई होती है एज कम्पेयर टू वुडन या फिर बाकी टाइप के पोल से। तो इसमें जो हम जनरली स्पान लेते हैं, मतलब दो खंभों के बीच की दूरी जो हम लेते हैं वो आपका 60 to 80 मीटर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इन दोनों के बीच की दूरी होती है, दो खंभों के बीच की दूरी, इसको हम स्पान बोलते हैं, वो ये होता है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा कॉस्टली होता है, किससे, जो हमारे आरसीसी या फिर वुडन टाइप के पोल है उनसे आपका कॉस्टली होता है, ठीक है। बाकी इसकी जो एवरेज लाइफ है वो 30 साल, मतलब 30 साल तक का ये आपका काम कर जाते हैं ये खंभे बिना खराब हुए। तो ये आपके स्टील पोल के बारे में हो गया। इसके अलावा मैं आपको वुडन पोल बताता हूँ। वुडन लकड़ी के पोल होते हैं, जो आपने पहले देखा होगा कि आपके रूरल एरिया में इसी टाइप के पोल लगे रहते हैं, आजकल तो सब हट गए, लेकिन कहीं कहीं अभी भी वुडन पोल ही है। तो वुडन पोल किसके बने थे, आपके साल की लकड़ी या चीड़ की लकड़ी के, साल और चीड़ के बने रहते हैं, ठीक है, इनके हमारे बने रहते हैं। बाकी ये आपका लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के काम आते हैं, मतलब मेनली आपका 11 kV या उसके कम के लिए हमारा इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी जो इनकी लाइफ होती है, क्योंकि लकड़ी के बने हैं तो दीमक वगैरह या आंधी से ही टूट जाते हैं, तो एवरेज लाइफ हम इसकी 20 साल तक का लेते हैं, ठीक है। एवरेज लाइफ आपकी 20 साल तक हम लोग इसकी कंसिडर करते हैं। बाकी आपको पता है लकड़ी के बने तो थोड़े सस्ते होंगे, ये सबसे चीप होते हैं और आपके ईजिली एक्सेसिबल होते हैं, हमें मिल जाते हैं, ईजिली एक्सेसिबल, ठीक है। और वोल्टेज मैंने बताई दी आपके 11 kV तक हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारा आता है आरसीसी, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट के जो हमारे खंभे बने रहते हैं, ठीक है। ये आजकल बहुत पॉपुलर है आरसीसी के, तो रेनफोर्स कंक्रीट,
ठीक है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, ये हमारे पोल होते हैं। ठीक है, तो देखिए इनकी कॉस्ट एज कंपेयर टू किससे, जो आपका स्टील है उसकी तुलना में कम होती है, लेकिन आपकी वुडन की तुलना में थोड़ी हाई होती है। बाकी सबसे फ़ायदा क्या है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो आपके खंबे की है, पोल की है, वो हाई होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होती है। और साथ ही साथ इसमें आपको लॉन्गर लाइफ मिलती है, खंभों की जो लाइफ होती है वो लॉन्गर लाइफ होती है, वही आपका 30 to 35 ईयर तक का। और इसके अलावा जो इसका मेन काम है वो इसमें स्पान बहुत ज़्यादा होता है, स्पान हम 100 मीटर या उससे ज़्यादा ले सकते हैं। SPAN ना, SPAN, स्पान में दो खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर या 120 मीटर हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें 80 मीटर। देखिए 80 मीटर कौन मैक्सिमम कर सकता है, मैक्सिमम 80 मीटर लिखा है लिमिट। तो देखिए यहाँ पर वो वुडन के बीच, अच्छा ये लिखना बोलेगा, वुडन का जो स्पान होता है वो आपका होता है 40 to 50 मीटर। वुडन का जो स्पान है वो आपको 40 से 50 मीटर तक का होता है, इससे ज़्यादा हम इसमें खंभों के बीच की दूरी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ क्या होता है आपका स्टील में 60 से 80 और बाकी है 100 से 120। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका स्टील पोल। तो स्टील पोल वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आपका 80 मीटर तक का हमारा स्पान है, दो खंभों के बीच की दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द अबव गिवन डायग्राम इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो आपका डायग्राम दिया है ये किसका एग्जांपल है, मल्टीलाइन वायरिंग डायग्राम, सिमेट्रिक डायग्राम, इंटरमीडिएट डायग्राम या आउटलेट डायग्राम। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट दे रखे हैं, उनको यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में क्या होता है और हम क्यों काम करते हैं इसका। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम होता है हमारा एक्सप्लेन करता है हमारा वर्किंग ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इट एक्सप्लेन क्या करेगा हमारा वर्किंग और ऑपरेशन, वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें वर्किंग या ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है वो हमें बताता है आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं आपका सिमेट्रिक डायग्राम। ठीक है, सिमेट्रिक डायग्राम या इलेक्ट्रिकल सिमेट्रिक डायग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, सिमेट्रिक डायग्राम। ठीक है, बाकी देखिए इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ यूज करते हैं आपका जो आपके सिंबल लगे रहते हैं उसका, जैसे आपके जो भी इक्विपमेंट लगे हैं उसके सिंबल का। तो सिंबल लिख देता हूँ, सिंबल, और यहाँ पर हम लोग करते हैं वायर। ठीक है, सिंबल और वायर आपको प्रेजेंट होंगे। तो देखिए जैसे ये आपका लाइट के लिए लगा रखे हैं, ठीक है, ये आपके दो लाइट के बल्ब लगा रखे हैं और ये आपका फैन लगा रखा है। तो जिसमें हम इसके थ्रू आपका शो करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। और वही आपका क्या होता है, वही हमारा होता है सिमेट्रिक डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम का ही नाम है आपका सिमेट्रिक डायग्राम। तो ये जो हमें दिखा रखा है ये आपका सिमेट्रिक डायग्राम है। आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल उठाइएगा, सही है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल वाटेज, हमें कितना मैक्सिमम अलाउेबल वाटेज है दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट 20 एम्पियर सिंगल फेज सर्किट फीडिंग रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिक हीटर। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम कितना अलाउेबल वाटेज दिया है वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या क्या दिया है, वोल्टेज दिए, वोल्टेज हमें दिए 240 वोल्ट, बाकी करंट की वैल्यू दी है, करंट है आपका 20 एम्पियर। 240 वोल्ट हमारी वोल्टेज की वैल्यू है, करंट है आपका 20 एम्पियर। बाकी रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिक हीटर में मैक्सिमम अलाउेबल वोल्टेज कितना होगा। तो देखिए मैक्सिमम अलाउेबल वोल्टेज का यहाँ पर फॉर्मूला है, ज़्यादा खास तो फॉर्मूला है नहीं, आप याद कर लेंगे। मैक्सिमम अलाउेबल वाटेज, वाटेज के लिए डब्ल्यू लिखता हूँ, डब्ल्यू फॉर वाटेज। तो ये क्या होता है, वाटेज मतलब पावर बतानी है, पावर होती है हमारी V इंटू आई, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 से, क्योंकि हम जनरली कंसिडर करते हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो 0.8 लैगिंग चल रहा है। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले में हमने पुट करना है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अब हमारा सिंपल से हम यहाँ पर से पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 240 वोल्ट। हमारी करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू 20 और ये आपका 0.8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 240, 8 दूनी 16 हो जाएगा 16। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 का 0, 16 का ये आ जाएगा 16 चौको 64, 4 ये 6, यहाँ पर 32 और 6 38, तो ये 3840 वाट आ जाएगा। तो जो मैक्सिमम अलाउेबल वाटेज आ जाएगा वो 3840 वाट आएगा।
3840 वाट, आंसर नंबर ए। देखिए ठीक है, यहाँ पे बस एक फॉर्मूला याद करना है आपने, 0.8 से मल्टीप्लाई करना है वी आई इसमें। ठीक है, वी आई क्या है? आपका वोल्टेज और करंट जो आपकी पावर होती है मैक्सिमम अलाउेबल के लिए हम जनरली आपका जो आपका पावर फैक्टर मानते हैं 0.8 मानते हैं, तो इसलिए हमने 0.8 से अगर मल्टीप्लाई करके निकाला है तो 3840 वाट आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका व्हाट शुड बी द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ एवरी गार्ड वायर अकॉर्डिंग टू आई रूल 88। ठीक है, तो पहले तो ये याद कर लीजिएगा, आई रूल 88 में आपका गार्ड वायर के बारे में बता रखा है, जहाँ पर उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया जो आप इसमें याद करेंगे। तो बाकी इसमें दिया क्या है कि कितनी ऊंचाई, नॉट लेस देन 365.02 किलोग्राम, नॉट लेस देन 455.02 किलोग्राम, नॉट लेस देन 632.02 किलोग्राम, या फिर नॉट लेस देन आपका 536.02 किलोग्राम। तो देखिए हम क्या चाहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, तो सबसे ज़्यादा क्या है इसमें, ये आपका 635.02। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि हमारी 635.02 हमारी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या हो रहा है, एवरी जो गार्ड वायर है सेल बी कनेक्टेड टू अर्थ। ठीक है, एट ईच पॉइंट एट विच इट इज इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूटी इज ब्रेकिंग। ठीक है, जहाँ पर भी हमारे गार्ड वायर कहाँ यूज होते हैं, जहाँ पर भी हमारी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी ब्रेकिंग होती है, वहाँ पर हम आपका गार्ड वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी हमारे आयरन या फिर स्टील के बने रहते हैं। ठीक है, मेड ऑफ आयरन, यहाँ पर हम स्टील के हम लोग उसको बनाते हैं। ठीक है, आयरन और स्टील के हम लोग गार्ड वायर को बनाते हैं। ठीक है, इसके हमारे बने रहते हैं। बाकी गार्ड वायर वही है आपका जो आपका कनेक्ट करता है अर्थ के साथ किसी भी पॉइंट पर, कि अगर हमारी कहीं भी आपकी इलेक्ट्रिकली का वो कंटिन्यूटी अगर कहीं पर फेल हुई तो डायरेक्ट गार्ड वायर के थ्रू हमारे वहाँ पर अर्थ में हमारे वहाँ पर वोल्टेज चले जाए और कोई भी वहाँ शॉक ना लगे। ठीक है, तो इसकी हम जो आपकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रखते हैं वो बहुत हाई रखते हैं। ठीक है, वो आपकी 635.02 किलोग्राम। ठीक है, तो ये डेटाबेस है, आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह है आपका विच टाइप ऑफ वर्किंग VIR। ठीक है, वल्केनाइज इंडियन रबर और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड इंसुलेटेड वायर आर यूज्ड इन कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हम कौन सा हम लोग यूज करते हैं, CTS वायरिंग, क्लीट वायरिंग, लेड सीटेड वायरिंग या कंड्यूट वायरिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग कौन सा करेंगे, हम लोग यहाँ पर करते हैं क्लीट वायरिंग का यूज। ठीक है, क्लीट वायरिंग क्या होती है, जो हमारी टेम्पररी वायरिंग होती है उसको बोलते हैं क्लीट वायरिंग। ठीक है, बाकी इसकी कॉस्ट सबसे कम आती है। हम इसको जैसे कैंप वगैरह में करते हैं, या फिर कहीं पर आपके आर्मी वगैरह के कैंप लगे हैं वो, या फिर हम पिकनिक के लिए जब जाते हैं, जब अपना खुद का टेंट लगाते हैं, तो वहाँ पर कुछ दिन के लिए हम लोग जो आपकी वायरिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लीट वायरिंग। ठीक है, क्लीट वायरिंग की कॉस्ट जो है वो मिनिमम कॉस्ट आती है, ये आप याद कर लीजिएगा। इसकी कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम होती है, कॉस्ट इसकी मिनिमम होती है। किसी भी टाइप की ऑफ हम वायरिंग करेंगे तो उससे हमारी इसकी कॉस्ट बहुत मिनिमम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आपका द मिनिमम डेप्थ ऑफ जंक्शन बॉक्स यूज्ड फॉर रूफ स्लैब सेल बी। जो हम रूफ में स्लैब में जब को जंक्शन बॉक्स का यूज करते हैं उसकी मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, डेप्थ ऑफ जंक्शन बॉक्स। देखिए यहाँ पर जंक्शन बॉक्स किस टाइप के होते हैं, हमारे जंक्शन बॉक्स वो होते हैं जहाँ पर आपके बहुत सारे कनेक्शन आके मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर जॉइंट आके मिलते हैं, तो जंक्शन बॉक्स हमारे दो टाइप के होते हैं। जब सेम वाइज इसमें दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक आपका होता है सर्कुलर और एक होता है आपका रेक्टेंगुलर। ठीक है, सर्कुलर के लिए यहाँ दिखाता हूँ आपको, सर्कुलर जंक्शन बॉक्स, और एक होता है आपका रेक्टेंगुलर जंक्शन बॉक्स। ठीक है, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर दो टाइप के हमारे जंक्शन बॉक्स होते हैं। जैसे आपने वो घर वगैरह में भी देखा होगा, सर्कुलर टाइप का होता है ये। ठीक है, ये हमारा इस टाइप से यहाँ पे जंक्शन बॉक्स होता है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखिए, तो ये मैंने आपको सामने वाले फिगर से दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारा एक कनेक्शन यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारे वायर आ रहे हैं, देन यहाँ से वायर आ रहे हैं, देन यहाँ से हमारे जा रहे हैं। देखिए ये हमारे इस टाइप का जंक्शन बनता है, क्योंकि यहाँ से वायर आते हैं ऐसे करके, यहाँ से जाएंगे या ऐसे करके जाएंगे, तो यहाँ पर जंक्शन जो आपका सर्कुलर फॉर्म में बनता है, तो ये होता है आपका सर्कुलर जंक्शन बॉक्स। और रेक्टेंगुलर कैसे बनता है, ये इस टाइप से बनता है ये। ठीक है, ये देखिए ये हमारा इस टाइप से होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही आपका यहाँ से कनेक्शन एक आया है, यहाँ से कनेक्शन आ रखे हैं ये। ठीक है, तो बस इसके फॉर्मेट के हिसाब से हम दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं, जिसको आपका सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। ठीक है, बाकी जो इसकी जो हमारी जो मिनिमम हाइट होती है, आपकी मिनिमम डेप्थ, हम उसको लिखते हैं 65 mm। ये आपका डेटाबेस है, ये आप याद कर लीजिएगा, 65 mm हमारी मिनिमम डेप्थ होती है जंक्शन बॉक्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह द जंपर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड बाई। जो हमारे जंपर होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, फ्री सेंटर सस्पेंशन क्लैंप, बोल्टेड टाइप टेंशन क्लैंप, पैरेलल ग्रुप क्लैंप, या फिर आपका एनवेलप टाइप सस्पेंशन क्लैंप। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी,
पैरेलल ग्रुप क्लैंप का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, बाकी ये हमारे किस काम आते हैं इसके बारे में आपको लिख भी देता हूँ। यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन टू होल्ड, हमारे होल्ड का करेगा होल्ड ट्रांसमिशन कंडक्टर। जो कोई ट्रांसमिशन लाइन की कंडक्टर है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंडक्टर, किसमें, इन पैरेलल पर। ठीक है, ये हमारे पैरेलल पे कनेक्ट करते हैं, आपको पैरेलल में होल्ड करने का काम होता है ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर को। ठीक है, ये इसका काम हो जाता है। इसके अलावा ये हमारे बने होते हैं एल्यूमिनियम अलॉय के, एल्यूमिनियम अलॉय के हमारे ये बने होते हैं बोल्ट। जो हमारे यहाँ पर ये आपका पैरेलल ग्रुप क्लैंप दिया, ये आपके एल्यूमिनियम अलॉय के बने होते हैं। बाकी हम क्या चाहते हैं, इसकी हाई कोरोजन रेजिस्टेंस हो, मतलब कि आपको जंग से यूरिस में जंग न लगे और यहाँ पर खराब ना हो। ठीक है, हम ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं यहाँ पर, इसलिए हम एल्यूमिनियम अलॉय मिला के इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल ग्रुप लैंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया आपका व्हेन द पोल ऑफ एन रोड साइड एंड देयर इज नो स्पेस ऑफ स्ट्रे। ठीक है, जब हमारे पोल कोई रोड साइड पर है और इसमें कोई भी आपके स्पेस नहीं स्ट्रे के लिए, वन पोल इज यूज्ड एज अ सपोर्ट टू द लाइन पोल फ्रॉम द अपोजिट साइड टू स्ट्रे, द सपोर्ट इज कॉल्ड है। देखिए, जैसे एक खंबा हमने ऐसे लगा रखा है और यहाँ पर दूसरे के लिए कुछ नहीं, तो हम एक खंबा इसके तिरछे में लगाते हैं ये, ठीक है, इसके सपोर्ट के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, कह रहा है पहला देखिए कि आपका स्ट्रॉन्ग गाइस बोलते हैं, ये आपका वाई टाइप स्ट्रे बाइंडिंग और स्ट्रट, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रट। तो आंसर आप ये याद कर लीजिएगा, स्ट्रट क्या होता है, व्हेन अ पोल ऑन रोड साइड एंड देयर इज नो स्पेस फॉर स्ट्रे, स्ट्रे के लिए अगर कोई भी आपका स्पेस नहीं है तो वन पोल इज यूज्ड एज सपोर्ट, एक पोल को हम देखिए ये वाला सपोर्ट के लिए लगा रखा है, ऑफ द पोल ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रे, द सपोर्ट इज कॉल्ड एज, तो वो सपोर्ट को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका स्ट्रट। ये आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका अकॉर्डिंग टू IE रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, फॉर सर्विस कनेक्शन ऑफ लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज लाइन, द हाइट ऑफ सर्विस लाइन इरेक्टेड अक्रॉस द स्ट्रीट। देखिए यहाँ पर अक्रॉस द स्ट्रीट बोला है, ठीक है, अक्रॉस द स्ट्रीट कितना कम नहीं होना चाहिए, ये हमारी स्ट्रीट है, स्ट्रीट के अक्रॉस, मतलब जैसे ये हमारा एक खंबा ये है, एक खंबा ये है, तो इसको पार कर रही है, तो देखिए इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो कंडक्टर का लाइन है ये, इसकी नीचे से डिस्टेंस कितनी मांगी ये पूछ रहा है आपको क्रॉस करने पर। देखिए मैंने आपको कल ही बताया था, इसके अक्रॉस के लिए अगर आपकी लाइन अक्रॉस कर रही है लो वोल्टेज या फिर आपकी मीडियम वोल्टेज, तो उसके लिए जो हमारी हाइट बता रखी है वो बता रखी है 5.9 मीटर। ठीक है, मिनिमम आपके 5.9 मीटर होनी चाहिए, और आपकी हाई वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज के लिए होनी चाहिए आपकी 6.1 मीटर। ठीक है, बाकी अगर यही आपकी अलॉन्ग चलती, मतलब इसके साथ ही चलती लाइन के साथ, जैसे स्ट्रीट ये है तो स्ट्रीट के एक खंबा ये है, एक खंबा ये है, अगर ये अलॉन्ग चलती यहाँ पर ऐसे, तब जो हमारी लो वोल्टेज और आपकी हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज है, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज है, तो इसमें बताते हैं कि 5.5 मीटर आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम कंडक्टर, जो आपका सबसे डाउन मोस्ट कंडक्टर है उसकी और ग्राउंड की डिस्टेंस यहाँ पर 5.5 मीटर होनी चाहिए, और हाई वोल्टेज की 5.8 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसके अलावा कहीं भी एल्सवेयर लगी हो तो हमारे यहाँ पर हम इसको 4.6 मीटर कंसिडर करते हैं लोअर मीडियम के लिए, और हाई के लिए हम यहाँ पर 4 मीटर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है आपका, कहाँ पूछा है आपका, एक्रॉस, एक्रॉस पूछा है, मतलब ये वाला पार्ट एक्रॉस के लिए क्या हो जाएगा, एक्रॉस के लिए 5.9 मीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी 5.975 मीटर। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग की कौन सी कैटेगरी नहीं है, प्लीट वायरिंग, देखिए बिल्कुल वायरिंग की क्या कैटेगरी है, ये आपकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आपकी वायरिंग होती है, इसकी कॉस्ट सबसे कम होती है, कॉस्ट ऑफ दिस टाइप्स ऑफ वायरिंग इज वेरी लेस। ठीक है, बाकी इसको हम टेम्पररी वायरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कंड्यूट वायरिंग जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारी कंड्यूट वायरिंग होती है। ठीक है, उसमें आपके एक कंड्यूट है, कंड्यूट के अंदर से हमारा पाइप जाता है, मतलब इस कंड्यूट के अंदर से हमारा वायर जाता है, वो हमारी कंड्यूट वायरिंग है। बाकी हमारे यहाँ पे कंसील्ड वायरिंग। ठीक है, कंसील्ड वायरिंग भी एक हमारे कंड्यूट का पार्ट है, जिसमें आपको वायर जो होते हैं आपको दीवार के अंदर, मतलब इसको हम अंडरग्राउंड वायरिंग बोलते हैं। ठीक है, दीवार के अंदर हमारे वायर जाते हैं, बाकी ताकि उसका जो हमारा घर का लुक है वो खराब ना हो या उस जगह का लुक खराब ना हो। देखिए हमारी क्लिप बोर्ड वायरिंग कोई टाइप की वायरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर वायरिंग जो नहीं है वो यहाँ पे क्लिप बोर्ड वायरिंग, इसके अलावा क्लीट वायरिंग हमारी वायरिंग होती है, कंड्यूट वायरिंग हमारी वायरिंग होती है, बाकी कंसील्ड वायरिंग हमारी कंड्यूट वायरिंग का ही टाइप है। ठीक है, ओपन कंड्यूट और इसको कंसील्ड वायरिंग भी बोलते हैं, कंसील्ड वायरिंग कंड्यूट। ठीक है, अगला देखते हैं,
दिया है फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड। रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए? देखिए हमारा क्या होता है, जैसे अर्थ का इलेक्ट्रोड है, अर्थ इलेक्ट्रोड, इसका पहले काम क्या होता है आप पहले समझिए। अर्थ इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रोड की स्पेलिंग गलत होगी, अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड को हम वायर के जैसे यूज़ करते हैं। जैसे जब हमारा फॉल्ट आता है या फिर हमारी जब की लीकेज करंट फ्लो होती है तो हम चाहते हैं कि वो आपका ऐसा पाथ फ्लो करे, ऐसे पाथ से जाए जो सीधे आपका ग्राउंड में कनेक्ट हो, ताकि हमारे वहाँ पर अर्थ ना आ जाए। ठीक है, तो इससे हमारा फॉल्टी कोई इक्विपमेंट है ये, यहाँ पर इसकी जो करंट है वो डायरेक्टली इससे पास हो जाए, बाकी किसी भी इक्विपमेंट में ना जाए और सीधे अर्थ में चले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि अर्थ का जो इलेक्ट्रोड है इसका जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, अगर आर की वैल्यू बहुत कम है, आर की वैल्यू अगर कम होगी तो इससे हाई करंट इजीली पास हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कम है, तो लीकेज करंट इससे इजीली पास हो जाएगा। इजीली करंट यहाँ से पास हो जाएगा, तो हम क्या चाहते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी लो या मस्ट बी लो, जितना कम हो सके उतना कम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या दिए? कैन बी एनीथिंग बिकॉज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ डज नॉट अफेक्ट सेफ्टी, बिल्कुल गलत है, तो हम इसको हमेशा कम लेते हैं। आंसर नंबर तो बी सही हो जाएगा। मीडियम नहीं, हाई नहीं, अगर हाई लेंगे तो हमारी करंट यहाँ पर से फ्लो नहीं होगी। ठीक है, इसके कारण हमें शॉक लग सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बहुत कम लेते हैं। जनरली जो अर्थ इलेक्ट्रोड होता है इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो हम लेते हैं लेस देन 1 ओम, 1 ओम या उससे भी कम हम इसको वैल्यू लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया आपका व्हाट टाइप्स ऑफ वायरिंग इज सुटेबल फॉर लोकेशन एक्सपोज्ड टू सनलाइट और रेन। ठीक है, सनलाइट या रेन के लिए हम कौन से टाइप की वायरिंग का यूज़ करते हैं? देखिए अगर हमें सनलाइट है या फिर रेन है तो देखिए जैसे हमारी ये वायरिंग है, यहाँ पर अगर धूप पड़ रही है, ठीक है, या फिर हमारी बारिश हो रही है ऐसे से, तो क्या होगा, हमारी वायरिंग के ऊपर यहाँ पर क्या होंगे, इसके ऊपर डस्ट वगैरह के पार्टिकल आएंगे, या फिर आपको इसको एनवायरमेंटल इफेक्ट आपको कॉज करेंगे। एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण इसमें दिक्कत आ जाएगी, या फिर आपके जो एसिड वगैरह जो आपके रेन के साथ जो एसिड आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, तो इससे हमारी यहाँ पर वायरिंग खराब हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसी वायरिंग का यूज़ करते हैं जिसके बाहर पर आपको मेटेलिक सीट लगी हो। ठीक है, जो आपकी मेटेलिक सीट की बनी हो, ताकि आपके बाहर के एटमॉस्फेयर में कोई दिक्कत ना हो, बाहर के एटमॉस्फेयर से। तो मेटेलिक सीट कौन सी होती है हमारी? हम लेड का यूज़ करते हैं। लेड एक हमारा मटीरियल है जो आपका मेटल की तरह काम करता है, इसको हम बोलते हैं लेड मेटेलिक सीट। ठीक है, तो हम यही वायरिंग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लीड सीट वायरिंग। ठीक है, इसमें हम लीड सीट वायरिंग का यूज़ करते हैं ताकि हमारे बाहर के एटमॉस्फेयर से जो आपकी वायरिंग है उसमें कोई नुकसान ना हो। देखिए वुड के केसिंग और क्लैंपिंग, हमारे लकड़ी के जो आपका पट्टियाँ होती है उसके ऊपर हम वायरिंग करते हैं। बाकी बैटन वायरिंग भी हमारी एक हुई आपका, जैसे यहाँ पर हम लकड़ी का खांचा बनाते हैं, जो ऊपर वाला है ये हमारा एक लकड़ी का स्लॉट है, इसके अंदर हम लोग वायरिंग ऐसे, ये स्लॉट जा रही है, स्लॉट ये है, इसके अंदर से हमारी वायरिंग ऐसे करके जाती है ताकि हमारे बाहर के एटमॉस्फेयर में ये ना आए। ठीक है, ये हमारी वायरिंग है। देखिए बाकी बैटन वायरिंग क्या होती है, ये हमारा आपका एक लकड़ी का पट्टा है, तो इसके ऊपर से हमारी वायरिंग इसके ऊपर से जाती है, तो ये तो डायरेक्टली एक्सपोजर में आती है आपके एनवायरनमेंट के। ये ठीक है, ये बाकी इसका लेड सीट वायरिंग इसके बारे में मैंने बता दिया। पीवीसी में क्या करते हैं, हम वायरिंग के ऊपर पीवीसी का कोट चढ़ाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का हम लोग यहाँ पर कोट चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि जो आपका कौन सी वायरिंग को यूज़ करेंगे हम, कब, यहाँ पर लोकेशन ऑफ सनलाइट और रेन हो। ठीक है, मतलब खुली जगह पर हम कौन से का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम करते हैं आपका लेड सीटेड वायरिंग का यूज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन अ करंट ऑफ 20 to 50 मिली एम्पेयर पासिस थ्रू ह्यूमन बॉडी। अगर हमारे ह्यूमन बॉडी में से 20 से 50 एम्पेयर की करंट यहाँ पर फ्लो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पेनफुल शॉक लगेगा, इसमें आपकी मसल कंट्रोल इट इज़ नॉट लॉस्ट। सेकेंडली आपका पेनफुल शॉक लगेगा जहाँ पर आपका मसल कंट्रोल में लॉस्ट हो जाएगा। थर्ड ये आपका प्रेसिपिटेट बट नॉट पेनफुल, जस्ट बियरेबल। फोर्थ ये आपका सीवियर मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन, ब्रीथिंग विल बी डिफिकल्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हमारे यहाँ पर से कोई भी अगर हमारे करंट फ्लो होगा, देखिए क्योंकि अगर जो हमारे ह्यूमन है उसका उसमें अगर करंट यहाँ पर, क्योंकि हमारा कंडक्टर होता है ह्यूमन का बॉडी, तो उसमें अगर कंडक्टर फ्लो होगा, मतलब करंट फ्लो होगा, तो हमारा यहाँ पर से ईजिली हमारा करंट फ्लो हो जाएगा जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा। देखिए इसमें क्या होता है, अगर हमारी करंट की वैल्यू, जो आपका करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू लेस देन आपका 10 मिली एम्पियर है। ठीक है, 10 मिली एम्पियर से कम अगर करंट है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में अगर पास हो रहा है, तो देखिए इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब क्या होगा, एक यहाँ पर हमें नॉट पेनफुल, ज़्यादा पेनफुल नहीं होगा, जिसको हम इजीली बियर कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट बियरेबल, मतलब लगेगा कि शॉक लगा है लेकिन कुछ होगा नहीं इसमें।
ठीक है, बियरेबल, ठीक है। और अगर हम यहीं पर अगर हमारा आपका करंट की वैल्यू 10 मिली एम्पेयर हो जाए, ठीक है, 10 मिली एम्पेयर हो जाए तो हमारे एक फ्रीज टाइप का हमारी बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। तो एक हमारे फ्रीज आ जाएगा हमारी मसल्स में, जो हमारी बॉडी की मसल्स है उसमें फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर हमारी वैल्यू अप टू 50 मिली एम्पेयर हो जाए, ठीक है, 50 मिली एम्पेयर, इससे कम 20 से 50 के बीच में हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, मसल तो हमारी ब्लॉक होंगी, इसके अलावा यहाँ पर ब्रीथ की प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ इतना मिली एम्पेयर करंट हमारे लिए बहुत आपको डेंजरस होता है, ठीक है। तो आंसर तो हो जाएगा इसका आंसर नंबर आ गया, आंसर नंबर डी, सीवियर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि हमें जो मसल है वो सिकुड़ जाएगी, जिससे हमारी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। देखिए इसके अलावा अगर क्या हो जाएगा, अगर हमारे यहाँ पर ग्रेटर देन 50 मिली एम्पेयर, 50 मिली एम्पेयर क्या होता है, 0.05 एम्पेयर अगर करंट हमारा फ्लो हो रहा है हमारे शरीर के अंदर से, अगर माना इतना करंट हमारा ग्रेटर देन आपका 50 मिली एम्पेयर यहाँ पर फ्लो होगा अगर 2-3 मिनट तक का, तो हमारे यहाँ पर डेथ हो सकती है ईजिली, ठीक है। कब, अगर आपका 2 से 3 मिनट आपका फ्लो हो आपके शरीर के अंदर, या फिर 2 मिनट तक का फ्लो हो, तो आप इजीली यहाँ पर डेथ हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपके शरीर में अगर कहीं गलती से भी आपने 4 एम्पेयर का करंट अगर आपके शरीर में चले गया, तो इंस्टेंट में आपको क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक, ठीक है। यहाँ पर आपका हार्ट में अटैक आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए करंट बहुत यहाँ पर डेंजरस चीज़ है। तो देखिए लेस देन 10 एम्पेयर करंट में एक हमें झटका जैसा महसूस होगा, लेकिन कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर 10 मिली एम्पेयर है तो उससे क्या होगी, हमारे जो मसल्स है वो हर हल्की फ्री हो जाएंगी। और अप टू 50 एम्पेयर मतलब आपका 20 से लेकर 50 मिली एम्पेयर तक है, तो यहाँ पर हमारी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारी जो मसल है वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 50 एम्पेयर है और वो कुछ टाइम तक अगर हमारे शरीर के अंदर फ्लो हो, तो डेथ तो कन्फर्म है उसमें। और अभी 4 एम्पेयर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इंस्टेंट में आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड फॉर, तो ये हमारा सिंबल ये है आपका 3 फेज मोटर का, तो ये किसका से सिंबल है, तो यहाँ पर पूछा है आपका कि आपका डीसी कंपाउंड मोटर है, ऑटो ट्रांसफार्मर है, या फिर आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, या आपका वाउंड रोटर आपका इंडक्शन मोटर है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारी किस टाइप की मोटर है, ये है हमारी वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, SRIM। क्योंकि देखिए इसमें रोटर में भी कनेक्शन दिया है ताकि हम रोटर से आपका एक्सटर्नल यहाँ पर रजिस्टेंस जोड़ करके स्टार्टिंग टॉर्क को हम इंक्रीज कर सके। तो ये जो सिंबल होता है ऐसे, यहाँ पर आपका रोटर और आपका स्टेटर दोनों में इसमें कनेक्शन दिखा रखे हैं ये, तो ये जो हमारा कनेक्शन होता है ये होता है आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, SRIM, ये आपका वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच।